Let's start with the last part of the NBFC chapter. So, in this, we will start with NBFC auditors report directions. मतलब इसमें auditors उसके NBFC के रिपोर्ट में क्या क्या जाना चाहिए. So first, इसमें ना चार पार्ट है ABCD और पैरा 4 एंड पैरा 5. So 5 पार्ट्स है ABCD, पैरा 3 में आता है और पैरा 4 और पैरा 5. फर्स्ट, मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ ऑल एनबीएफसी. हर एक एनबीएफसी में क्या क्या रिपोर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं वो रिपोर्ट कर रहा है. 50-50 टेस्ट रिपोर्ट करनी है. सेकंड इज 50-50 टेस्ट रिपोर्ट करनी है. थर्ड इज द नेट ओन फंड. नेट ऑन फंड उसका 2 करोड़ है कि नहीं वो चेक करना है. तो पहली पहली रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चेक करो. दूसरी है 50-50 टेस्ट जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो चेक करनी है. एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट इज नेट ऑन फंड 2 करोड़ है कि नहीं है वो चेक करनी है. अब इसमें नोट्स है कि भाई अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने सबमिट करना है. सर्टिफिकेट में बैलेंस शीट के डेट पे जो पोजीशन है वो टू रीजनल ऑफिस ऑफ डीएनबीएस, दैट इज रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन within 1 month of the balance sheet date and the last date is 30 December. तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑडिटर को सबमिट करना है. कहाँ करना है? रीजनल ऑफिस ऑफ डीएनबीएस विदिन 1 मंथ ऑफ बैलेंस शीट डेट. जब सबमिट हो ऑडिटर बैलेंस शीट बन गई उसके या तो फिर लास्ट डेट है भाई 30 दिसंबर. सो उसकी डेट्स आती है कि भाई 31 अप्रैल से 30 दिसंबर के बीच में भाई कर दे, वो सबमिट कर दे. नाउ द सेकंड पार्ट इज मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ एनबीएफसी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स. जो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है वो उसके हिसाब से क्या क्या ध्यान रखने हैं. तो वेदर पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी टुगेदर विद द बोरोइंग्स आर विद इन द लिमिट्स एडमिसिबल. लिमिट्स में है ना भाई, जो भी बोरोइंग्स कर रहे हो, जो पब्लिक डिपॉजिट्स ले रहे हो विद इन लिमिट्स है कि नहीं, वो रेगुलराइज्ड है. सो वेदर द पब्लिक डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कंपनी इन एक्सेस ऑफ द क्वांटम ऑफ सच डिपॉजिट्स परमिसिबल टू इट अंडर द प्रोविजन ऑफ एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स डायरेक्शन 2016 आर रेगुलराइज्ड है कि नहीं. Third is minimum investment grade credit. So whether the NBFC is accepting public deposit without minimum investment grade credit rating from an approved credit agency as per the provisions of NBFC acceptance of public deposits deductions. Fourth point is capital adequacy ratio. So whether the capital adequacy ratio as disclosed in the return submitted to the bank has been correctly determined and whether such ratio is in compliance with the minimum prescribed capital adequacy ratio. Fifth point is credit rating in force है कि नहीं. Six, whether the company has violated any restrictions on acceptance of public deposits. कोई भी violate तो नहीं किया है ना. Then there is a default in payment. So whether the company has defaulted in paying to its depositors the interest and or principal amount of the deposit of such interest or principal became due. Eighth point is उसने comply. Eighth में ना 8, 9, 10 तीन साथ में. So complied with the prudential norms. Liquid assets requirement that is covered in the form NBS 03 and the NBFC acceptance of public deposit and quarterly return फाइल किया कि नहीं. सो विद इन लिमिट्स है कि नहीं है, जो भी पब्लिक डिपॉजिट है वो रेगुलराइज्ड हुआ है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट के ऊपर ही अपन जो बोरिंग्स ले रहे हैं वो है ना. क्रेडिट रेटिंग फोर्स में है कि नहीं. कुछ भी वायोलेशन किया है तो उसकी डिटेल्स कर दो भाई. डिफॉल्ट कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो ना भाई पेमेंट में, वो चेक कर लो. कंप्लाइड विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स, लिक्विड एसेट्स एंड एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एंड क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है, वो उसको करना है. सो इट्स ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, चलता है. नाउ मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती उसमें क्या है वो पैरा 3 सी है. सो पहला, whether board of directors has passed a resolution. बोर्ड ऑफ बीओडी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं. सेकंड, whether it has accepted any deposit. उसको रिपोर्ट करना है कि भाई नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है तो वेदर द कंपनी हैज एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट्स इन द रेलेवेंट पीरियड. कुछ लिया तो नहीं है ना. थर्ड इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लाई हुआ कि नहीं. सो वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिलेटिंग टू द इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर बैड डेट्स, जो पहले जो अपन ने पढ़ा था. नाउ एनबीएफसी एनडीएसआई, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है. तो उसमें क्या क्या चेक करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एज डिस्क्लोज्ड इन द रिटर्न सबमिटेड टू द बैंक हैज बीन करेक्टली अराइव्ड. और वो फॉर्म एनबीएस 07 में आएगा. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर्म एनबीएस 07. एंड द सेकेंड पॉइंट इज वेदर द कंपनी हैज फर्निश्ड टू द बैंक को एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड्स दिया है कि नहीं. रिस्क असेट्स एक्सपोजर और रिस्क असेट रेशियो जो है वो उसको विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम दिया है कि नहीं.
and classified whether the NBFC has been correctly classified as NBFC microfinance. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है बीओडी रिजोल्यूशन। तो अपन लिख ही लेते हैं तो फटाफट याद भी हो जाए। और चल, तो पहला पॉइंट है भाई बीओडी ना, बीओडी का रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, बीओडी रिजोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, हैज एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट, भाई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट की कि नहीं, भाई वही चेक करना है। चल थर्ड वाला वो पहले कर लेते हैं, माइक्रो फाइनेंस, वेदर क्लासिफाइड एज, वेदर प्रॉपरली क्लासिफाइड एज माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और फोर्थ थोड़ा बहुत सारा है, मतलब एक चल प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला भी कर ले, फिर लास्ट में वो ले लेते हैं। सो पहला पॉइंट, बीओडी रिजोल्यूशन पास किया है कि नहीं, हैज एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट्स वेदर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज म्यूचुअल फंड्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लाई किए कि नहीं, और बीओडी का रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं। अब एनबीएफसी एनडीएसआई के पॉइंट है। तो पहला तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चेक करना है क्या प्रॉपर है कि नहीं। देन सेकेंड पॉइंट क्या है कि बैंक बैंक को अपन ने बैंक को अपन ने एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ कैपिटल फंड्स दिया है कि नहीं, एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ कैपिटल फंड्स दिया है कि नहीं। सेकेंड क्या फर्निश करना है अपन को, रिस्क असेट रेशियो, रिस्क असेट एक्सपोजर उसका रेशियो, और रिस्क असेट रेशियो दोनों। सो रिस्क असेट रिस्क असेट्स टू एक्सपोजर रेशियो एंड रिस्क असेट्स रेशियो, वो दोनों अपन को फर्निश करना है इन केस ऑफ एनबीएफसी एनडीएसआई। सो पहला पॉइंट, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, हैज एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट्स वेदर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लाई किया कि नहीं, एनबीएफसी एनडीएसआई है तो कैपिटल एडिक्वेसी प्रॉपर है, और बैंक को अपन ने annual statements of capital funds, risk assets to exposure ratio and the risk assets ratio दिए है कि नहीं, बस इतना चेक करना है। in the case of NBFCs not accepting deposits, so ये पॉइंट हो गया। now matters to be reported in case of company is not required to hold. So apart from the matters enumerated in A1 above, where a company has obtained a specific evidence in the bank that it is not required to hold certificate of registration from the bank, the auditor shall include a statement that the company is complying with the conditions stipulated as advised। मतलब अगर इसमें क्या है कि भाई अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं होल्ड कर रहे हैं, सीओआर होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसमें ऐसा बोला है कि भाई जो भी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस है वो फॉलो हो रही है कि नहीं, प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस शुड बी फॉलोड टू बी फॉलोड, बस इतना लिखा है। नाउ reasons to be stated for unfavorable or qualified, so whether in cases whether in the auditor's report the statement regarding any of the items referred to paragraph 3 above is unfavorable or qualified, the auditor's report shall also state the reason whether is unable to express। तो इसमें क्या पॉइंट है कि भाई अगर इसमें पॉइंट है कि भाई अगर साला अनफेवरेबल और क्वालिफाइड ओपिनियन है, अनफेवरेबल और क्वालिफाइड ओपिनियन है तो भी रीजंस दे, और सेकंड है कि भाई अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन है तो भी रीजन दे, दोनों में रीजन दे भाई मुझे कि क्यों भाई तेरा ये ओपिनियन नहीं है, या क्या क्यों तेरा अनफेवरेबल और क्वालिफाइड ओपिनियन है, दोनों का मुझे रीजन दे। तो पैरा 4 में दोनों का रीजंस देना है, बस उतना ही है, उसमें कुछ और टोकचिक नहीं है, रीजंस देना है दोनों के। नाउ ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब इसमें क्या क्या है, सो फर्स्ट para 3 unfavorable or qualified report, so where in the case of NBFC the statement regarding any of the items referred in para 3 is unfavorable or qualified or in the opinion of the auditor the company has not complied with, तो भाई उसको जो पैरा 3 में जो अनफेवरेबल और क्वालिफाइड ओपिनियन अपन ने दिया है और कुछ कंप्लाई नहीं किया, तो ये 3 एक्स्ट्रा चीजें भाई दे। तो पहला क्या है, चैप्टर 3 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 को has not complied with the provisions of chapter 3 RBI chapter 3B of RBI Act 1934। Second, NBFC acceptance of public deposits directions 2016, or NBFC non-systematic non-deposit company, and second NBFC systematically important
नॉन डिपॉजिट कंपनी एंड डिपॉजिट कंपनी उसको भाई वो उसके प्रोविजंस कंप्लाई किए कि नहीं, नोट रीजनल ऑफिस ऑफ डीएनबीएस को सबमिट कर ऑडिटर ओनली टू रिपोर्ट कॉन्ट्रावेंशन, मतलब कुछ भी हो जाए अच्छा करो, कुछ नहीं रिपोर्ट करना भाई, बुरा किया तो रिपोर्ट करो। सो कॉन्ट्रा कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन हो तो उसको रिपोर्ट करना है। सो दैट वाज इट, एनबीएफसी ऑडिटर्स रिपोर्ट रिजर्व बैंक रूल्स। अब कंप्लायंस विद कारो 2022 2020, वो तो भाई जो जब कारो पढ़ेंगे तब कर लेंगे, अभी माथा मारने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट टॉपिक, द इंडेस एंड शेड्यूल 3। जो भी इंडेस एंड शेड्यूल 3 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो ये। सो एप्लीकेबल ऑफ इंडेस ऑन एनबीएफसी। पहला देख, पहले तो नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़ जो जितनी भी एंटिटी है उस पर लगता था 1/4/2018 से, और 1/4/2019 से ऑल लिस्टेड एंटिटीज और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्क अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ मोर देन 250 करोड़ है, बस उतना ही है, कुछ ये ऐसा कोई तो चेक नहीं है, जाने दे। शेड्यूल 3, अब शेड्यूल 3 में थोड़ा लास्ट वाले डिफरेंसेस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है। डिवीजन 1 में कंपनीज ऑफ एएस कंप्लायंस, जो एएस जिस पे अप्लाई होता है वो आती है। सेकंड, कंपनीज ऑफ इंडेस कंप्लायंस जिस पे इंडेस लगता है वो वाली कंपनी आती है डिवीजन 2 में। और डिवीजन 3 में एनबीएफसी इंडेस जिस पे इंडेस लगता है, एनबीएस जो भी एनबीएफसी पे इंडेस लगता है वो डिवीजन 3 में आती है, कुछ है नहीं ऐसा रोकने का। नाउ पार्ट्स ऑफ डिवीजन 3, पहला पार्ट 1 बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस और सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। ये सारा एमसीक्यू में बन सकता है कि पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्ट 3 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। अब ये थोड़ा तगड़ा वाला है, मस्त है। तो अब डिफरेंसेस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3, तो ये खोल लेते हैं। देख, पहला पॉइंट, डिवीजन 2 में प्रेजेंट इन ऑर्डर है, मतलब डिवीजन 2 वाली है ना वो इंडियस वाली कंप्लायंट, और डिवीजन 3 अपना एनबीएफसी वाला। तो डिवीजन 2 में प्रेजेंट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अनुसार अपन को प्रेजेंट करना है, एक्स्ट्रा कुछ मैंडेटरी नहीं था। पर डिवीजन 3 में अपन प्रेजेंट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जो भी लिक्विडिटी के हिसाब से अपन को प्रेजेंट करना पड़ेगा। डिवीजन 2 में क्लासिफाई नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट में होता है, यहाँ पे क्लासिफाई फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट में होता है। बस उतना ही डिफरेंस है, एकदम मस्त डिफरेंस है कि भाई ऊपर प्रेजेंट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी नहीं होता तो अपने में कर सकते हैं, ऊपर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में डिवीजन होता था, अपने में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में डिवीजन क्लासिफिकेशन होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट, डिवीजन 2 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 10 lakhs whichever is higher, उसका रिपोर्टिंग करना पड़ता था इन नोट्स टू अकाउंट्स। सो एन एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स ऑफ अकाउंट्स में 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 10 lakhs whichever is higher। और डिवीजन 3 में क्या है, 1% ऑफ द टोटल इनकम, 1% ऑफ द टोटल इनकम हुआ तो एनबीएफसी में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। थर्ड, रिसीवेबल्स इन केस ऑफ एलएलपी। अपन को पता है कि भाई जो भी रिसीवेबल्स मतलब जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसमें अगर कंपनी है, मतलब जो इंडेस वाली या फिर एएस वाली भी है, तो उसमें एलएलपी के साथ वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो एक्सक्लूड होता है। पर यहाँ पे एनबीएफसी में करा है, सो एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज अंडर रिसीवेबल्स द डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी एलएलपी इन व्हिच इट्स डायरेक्टर और पार्टनर और मेंबर इज इंक्लूडेड। मतलब जो भी रिलेटेड डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर, तो उनकी कोई भी एलएलपी के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ, रिसीवेबल हुआ है, रिसीवेबल पड़ा हुआ है अपने में डेटर्स में, तो उसको भी डिस्क्लोज करो। फोर्थ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ओसीआई डिस्क्लोज ऑन फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इसमें क्या बोला है कि भाई जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ओसीआई उसको नोट्स में जाके मत दिखाओ, उसके फेस पीएनएल पे ही दिखा दो, उसका कोई वहां पे एक सेपरेट नोट बना के मत दिखाओ, बट जो फेस ऑफ पीएनएल है उस पर ही डिस्क्लोज कर दो। नाउ द फिफ्थ इज सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल which have significant increase in credit risk and credit impairment। मतलब उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करो जिसमें क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट इम्पेयरमेंट की ज्यादा चांसेस है। And the sixth point is conditions or restrictions for distribution for statutory. The conditions or restrictions for distribution attached to statutory reserves have to be separately disclosed। मतलब जो भी ये कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शन है उसको सेपरेटली नोट्स में डिस्क्लोज कर दो। तो ये पॉइंट क्या क्या है, अच्छा फिर से फटाफट, डिवीजन 2 में ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आप में करना नहीं पड़ता, अपने में करना पड़ता है। नॉन करंट एसेट में होता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में अपने में कर सकते हैं ना। सेकंड पॉइंट, 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 10 lakhs whichever is है, वो इंडिया में होता था, अपने में 1% ऑफ टोटल इनकम। खत्म बात। थर्ड, ट्रेड रिसीवेबल्स है, अगर एलएलपी से हुआ है तो वो डिस्क्लोज करो, कौन किसके डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, पार्टनर और मेंबर के। डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर बने, एलएलपी कहां से आ गया। फोर्थ,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिस्क्लोज ऑन फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के फेस है उस पे डिस्क्लोज करो, नोट्स टू अकाउंट्स में मत करना। सेपरेट डिस्क्लोज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स व्हिच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इंपैक्ट, clean point है। And the sixth point is separate disclosure of conditions or restrictions for distribution of statutory reserves. And that was it. It was over four lectures and the full NBFC is over.